तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए एक बात समझिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना। अगर इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तभी ये टॉपिक याद होगा, तैयार होगा, और तभी आप लोग इस पर न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे। तो थोड़ा कॉन्सनट्रेट करके इसको समझिएगा। होता क्या है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है जो भी इल्लीगल काम हो रहे हैं, जो भी इल्लीगल वर्क कर रहा आदमी, उसको पकड़ना, उसको रोकना। मान लीजिए बात हो रही है चोर की, तो पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। लेकिन कभी कभी पुलिस अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए चोर की हेल्प लेती है। हालांकि चोर हेल्प वो नहीं है, पुलिस नहीं है, वो फुल टाइम काम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हेल्प से वो दूसरे चोरों को पकड़ती भी है। तो यही काम यहाँ पर है। डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, और लेकिन इस डाई इलेक्ट्रिक के हेल्प से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो होता क्या एक्चुअल में कि ए डाई इलेक्ट्रिक इज़ ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन एनदर थ्रू इट। लेकिन ये इतना काम तो करेगा कि दूसरे चोर को पकड़वा सके। तो इतना काम करेगा कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए परमिट कर देगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए परमिट करने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, है ना। देखिए पॉइंट्स क्या है। ए डाई इलेक्ट्रिक इज़ एन एसेंशियली एन इंसुलेटर, क्योंकि ये कोई भी चार्ज को फ्लो होता नहीं है। भाई चार्ज को फ्लो का मतलब ये है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे वो इंसुलेटर नहीं हो सकता, वो कंडक्टर होगा। इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। तो एक्चुअल में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है यानी इंसुलेटर है, उसे हम पोलराइज करते हैं। अच्छा, कभी कभी वो पोलराइज्ड होते भी हैं कुछ, और कुछ को पोलराइज करते हैं। पहली बात समझिए पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पोलराइज मतलब क्या है। जैसे वो पढ़ा था ना कि डाइपोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a। हाँ, ये होता है डाइपोल। तो डाइपोल एक अच्छा एग्जाम्पल है पोलराइज्ड का, कि प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। ये हो गया पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर पोलराइजेशन कैसा है ये समझिए। कोई एक एटम ले लीजिए, ठीक है, मॉलिक्यूल ले लिया, एटम ले लिया। तो एटम के अंदर दो चार्जेस हैं, दो तरीके के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिव कहाँ है? सराउंडिंग में घूम रहा। न्यूक्लियस के अंदर वाला कौन पॉजिटिव है? प्रोटॉन। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं उसमें। और न्यूक्लियस के बाहर वाले कौन से चार्ज हैं? इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे होते हैं वो भी। तो जाहिर से बात है नंबर ऑफ चार्जेस प्लस में भी हैं, नंबर ऑफ चार्जेस माइनस में भी हैं। अब बात करते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पर उसका टोटल मास एक्ट करता है किसी बॉडी का। अब मान लो 10 प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन का एक जगह कोई सेंटर ऑफ मास है किसी पॉइंट पर, और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 10 का सेंटर ऑफ मास कोई एक जगह है। अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करता है तो क्या होगा? ये कोई पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। दो भाई एक घर में एक साथ रहते हैं तो वो पोलराइज नहीं है, वो तो एक साथ हैं। दोनों भाई को अलग कर दो, एक कमरे में रह रहा है, दूसरा दूसरे कमरे में रह रहा है, ये हो गया पोलराइज्ड। इसे कहते हैं पोलराइज्ड होना। और जब पोलराइज्ड होंगे तभी डाइपोल की तरह कुछ काम बनेगा। क्लियर? तो बात समझ में आ गई पोलराइज्ड की। तो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो डाइलेक्ट्रिक है, पहली बात तो वो दो तरीके का है। एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है वो समझिए। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस उनके सेंटर ऑफ मास दोनों कॉन्साइड ना कर रहा हो, एक जगह ना आ रहे हो।
पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड नहीं कर रहे हों तो वो हो गए पोलर, यानी दोनों भाई एक साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों भाई अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो क्या होगा, पोलर हो गए। ये कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, HCl, NH3, CO, ये क्या होते हैं भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी मैं पोलर के बारे में बताऊंगा कि इनका फ़ायदा क्या है, आखिर इनकी हेल्प से हम कर क्या सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, पोलर की बात क्या होगी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट समझते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर वो हैं कि जहाँ पर एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, उनकी बनावट ही ऐसी है, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये कॉन्साइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, तो दोनों पोलर नहीं हुए, नॉन पोलर हुए, यानी दोनों अलग अलग नहीं रह रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर की। देखो एक बात समझो, क्या नॉन पोलर के भी पोलर बनाया जा सकता है? हाँ, नॉन पोलर को भी पोलर बनाया जा सकता है। देखो पहली बात तो पोलर का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, क्या ये एक डाइपोल हुआ? हाँ, ये डाइपोल हुआ। हाँ, क्या ये एक पोलर है? पोलर हैं। पॉजिटिव वाले अलग हैं, नेगेटिव वाले अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हुए, ये पोलर हो गए। ठीक है, अब कोई भी एटम्स है, ये अगर इस तरीके से सर्कुलर, ये रहा, इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन है एटॉमिक का, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हो गए नॉन पोलर। प्लस और माइनस एक साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, एक साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या करो, इनको अलग करो। क्या करें भाई, अलग करें। दो भाइयों को अलग करना हो तो क्या करना चाहिए, डिस्टेंस बनाइए, लड़ाई करा दीजिए, या पकड़ के खींच दो, दोनों पर फोर्स लगा दो। क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में लगाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, सेम डायरेक्शन में, यानी इसको ये इधर लेके जाएगा, ठीक है, और इसको नेगेटिव वाले को इधर लेके जाएगा, फोर्स लगाएगा। जब कुछ ऐसा होगा तो इसका स्ट्रक्चर जानते हो कैसा हो जाएगा, ये होने लगते हैं प्लस और माइनस। ये क्या बोल गया, ये वाला आइटम इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव वाले इधर चले गए, नेगेटिव वाले अलग चले गए। क्या इनका सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास अब कॉन्साइड कर रहा है? नहीं, अब ये हो गए पोलर। ये पहले नॉन पोलर थे, नॉन पोलर में कॉन्साइड करते हैं और नॉन पोलर में कॉन्साइड नहीं करेंगे। अब क्या हो गए, पोलर हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब कि हम नॉन पोलर को भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके पोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई? पोलर और नॉन पोलर समझ में आया। नॉन पोलर को पोलर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा कि इस पर डाइपोल मोमेंट वर्क करेगा। पहले डाइपोल मोमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या होगा, अब इस पर डाइपोल मोमेंट भी होगा। क्लियर बात समझ में आ रही ना, इतना समझ में आ गया। अब अगला एक टॉपिक है, वो है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन। हम जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है, ये सीखने वाली बात है। तो देखो इसके लिए करेंगे क्या, वो समझना। हमने क्या किया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पर ले लिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एटम्स को रख रहे हैं। तो जब एटम रखे जाएंगे, पहली बात तो देखो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा। क्लियर, ये तो एकदम क्लियर है। अब क्या करो, इसमें एटम्स रखो, है ना, एटम्स रख देते हैं। जैसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, हालांकि बीच में दबा होता है ना। ये हो गए चार्जेस हमारे पास, ये एटम्स हैं। मैं एटम्स ये पिच के क्यों बना रहा हूँ भाई, बताइए,
सर्कुलर क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद तो पोलर हो चुके होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इनको तो पोलर हो चुके हैं, और जब पोलर हो गए हैं तो चार्जेस किधर होंगे, इनके चार्जेस किधर होंगे? देखिए इनके चार्जेस होंगे इस तरफ कि माइनस प्लस करके होंगे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, फिर इसमें माइनस लेफ्ट साइड, इधर प्लस, इधर लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड प्लस। अच्छा देखो मैंने बनाया ऐसा है, ये एक्चुअल में होगा कैसा, ध्यान देना, ये ऐसे करके ऐसे होंगे, बीच में थोड़ा इस वो थिकनेस कम होगी, साइड में ज़्यादा होगी, इधर प्लस होंगे इधर माइनस। अच्छा राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस क्यों है, कौन बताएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है, अट्रैक्शन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है इनको, पॉजिटिव उधर लेके भाग रहा है और नेगेटिव उधर लेके भाग रहा है। अब एक बात ध्यान दो, ज़रा ध्यान देने इधर देखो, मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये किनारे वालों को कट कर दे रहा बीच में से, ये जो मैंने डॉटेड बॉक्स बनाया, क्या इस बॉक्स में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं? क्लियर है? और इसके इधर इधर सिर्फ नेगेटिव बचा, इधर इसके सिर्फ पॉजिटिव बचा, ठीक है? तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, रीजन ऑफ ज़ीरो चार्ज डेंसिटी, इस डॉट वाले कहेंगे रीजन ऑफ ज़ीरो चार्ज डेंसिटी। ये डॉटेड वाला जो हमने बॉक्स बनाया वो है रीजन ऑफ डॉटेड चार्ज डेंसिटी। क्या हम इसको ऐसे बना दूं, मैं इसी फिगर को, चेंज हो सकता है ये फिगर, एग्जैक्ट जो अब वर्क कर रहा होगा ये इस तरीके से काम करेगा। अब इधर लेफ्ट साइड है प्लस वाले और इधर है माइनस वाले, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करा ई। देखो ध्यान से देखो भाई, बोर्ड पर देखिए, समझिए, ये मैंने बना दिया। अब अंदर ये तो ज़ीरो चार्ज डेंसिटी हो गया ना, तो इधर बचा क्या, इधर खाली नेगेटिव बचे, इधर खाली पॉजिटिव बचे। तो क्या मैं यहाँ बना दूँ नेगेटिव जो एक्चुअल में वर्क कर रहे होंगे, और ये पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे। बाकी जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं है तो वो, ऐसा नहीं कि बीच में चार्ज है नहीं, है वो, लेकिन उनका इफेक्ट ज़ीरो कर दे रहा है एक दूसरे को। अब एक बात बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला था वो तो वैसे एज इट इज काम कर रहा, क्या ये अंदर वाला प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, और वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, उसे हम कह देंगे ई पी। क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो पहली बात तो इसको ई नॉट कहो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन हो रहा है? हाँ रिडक्शन हो रहा है। डाई इलेक्ट्रिक को जब पोलराइज कर रहे हैं, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे रहा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक रखने पर उसमें कितने का कमी आ गई, ईपी की कमी आ गई। उसने ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, इसलिए ये है रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? अब यहाँ से एक वैल्यू निकल के आती है, वो होता है इसका रेशियो, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या और रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं, ये होता है ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, यानी के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन
ई नॉट माइनस ई पी, वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिडक्शन है। क्लियर बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कि हम डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। So next topic is capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab। देखो करना क्या है, हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देना है। समझ में आ रही बात? कैपेसिटर लिया ऐसे प्लेट और बीच में स्लैब को रख दिया। अब स्लैब कर रखने के बाद उसकी कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस होते हैं यही पता करना। क्लियर? टारगेट समझ में आ चुका होगा। इसके लिए मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया है। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला प्लेट, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज। क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ होगा, और वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट के प्लेट की वजह से चार्ज। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगा ई नॉट। क्लियर? अब मान लीजिए हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव एक तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ चले जाएंगे। अभी जो मैंने बताया था यहाँ पर पॉजिटिव किधर गए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले गए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे चार्ज, और इसके अपोजिट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है भैया क्यों हो जा रहा है? अभी मैंने जो समझाया था, टॉपिक पढ़ाया था, एकदम सेम वही चीज़ है। उसको इस फिगर को ऐसे बना लीजिए, सेम हो जाएगा। अब कहोगे सर वो बीच वाले कहाँ गए? तो वो तो कौन सा जोन हो गया? ज़ीरो वाला जोन, ज़ीरो चार्ज डेंसिटी का जोन, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब देखो इस स्लैब को देखो, इस स्लैब के अंदर भी तो चार्ज बन गए। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, और वो होगा ईपी। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं। अच्छा चलो लिखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक, या ऐसे लिखो ना, कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सी नॉट इज इक्वल टू, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, वेयर ए इज़ द एरिया और डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस। ये देखो लिखा हुआ डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस का। ठीक है, अच्छा इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है जो कैपेसिटर के बीच में, उसके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन कैपेसिटर। ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ये वाला है। ये बिना किसके? डाइलेक्ट्रिक के है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या भाई? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, ये है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्या यहाँ से ई नॉट आ गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सही है, सिंपल दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए। एक तो यूज़ कर लिया हमने कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट का, और दूसरा यूज़ किया कि इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, सिग्मा का फॉर्म में लिखा था और सिग्मा का वैल्यू लिख दी हमने। अब इसके बाद एक बात बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक बात समझो, इसके अंदर ये वाला फील्ड तो वर्क कर ही रहा ऊपर से नीचे, ठीक है, ई नॉट ऊपर से नीचे लग रहा और ई पी नीचे से ऊपर लग रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब वो होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। सही है भाई, अभी हमने पढ़ा भी था, सही है। छापो नहीं, पहले समझो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे लग रहा प्लेट की वजह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के अंदर नीचे से ऊपर लग रहा। तो स्लैब के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर नेट जो होगा ई नॉट माइनस ई पी होगा। ये कहाँ होगा? सिर्फ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ कौन सा वर्क करेगा? ई नॉट। यहाँ कौन सा वर्क करेगा? ई नॉट। अंदर यहाँ ई पी नहीं, ई माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी, क्योंकि ई नॉट का इफेक्ट तो अंदर है ही। अगर इफेक्ट नहीं होता तो ये माइनस वाला ऊपर कैसे जाता, प्लस वाला नीचे कैसे आता, पोलराइज कैसे होते? अगर ई नॉट स्लैब के अंदर कोई दखल ही न दे रहा होता, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो क्या ये पोलराइज हो पाता स्लैब? नहीं हो पाता। इसका मतलब ई नॉट अंदर काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ई नॉट माइनस ई पी, ये अंदर वर्क कर रहा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि E exist over distance t and E naught minus EP, नहीं सॉरी, E naught exist over distance d माइनस टी। अब देखो ये सीखने वाली बात है, ध्यान दो ज़रा। ये कैसे हो रहा? ये जो ई नॉट है कहाँ कहाँ काम कर रहा? सिर्फ ई नॉट की बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ ई नॉट लग रहा? हाँ। क्या इतनी दूर ई नॉट लग रहा? हाँ। तो ये दोनों डिस्टेंस हुई कितनी? टोटल डी माइनस टी। इसीलिए मैंने लिखा ई नॉट एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस डी माइनस टी। अब एक बात बताओ, ये जो स्लैब वाला है इसमें कौन सा वर्क कर रहा है? ई नॉट माइनस ई पी। ये कितनी दूरी तक काम कर रहा? टी तक। इसीलिए मैंने लिखा है ई मतलब ई नॉट माइनस ई पी तो है। ई एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस टी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप? ऑनलाइन वालों समझ में आ गया ना? हाँ। अब देखो क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, हाँ, या V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। E होता है V अपॉन डी, तो क्या V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करते हैं? नेट पोटेंशियल लिखते हैं। नेट पोटेंशियल, इसमें कितना नेट पोटेंशियल है? नेट पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है? ई नॉट ऐसे करते हैं, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसको समझो भाई सब लोग, ई नॉट माइनस नहीं, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ई नॉट कितना दूर काम कर रहा है? डी माइनस टी तक, प्लस आगे काम कर रहा है E इंटू टी। सही है, एकदम सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। क्या E की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई पी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और E की जगह लिख दिया हमने ई नॉट माइनस ई पी इंटू टी। सही है।
मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई नॉट डी माइनस टी प्लस, इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के टी, यहाँ वेयर के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। देखो ध्यान देना ज़रा, यहाँ अगर मैं के की जगह ये वैल्यू रखूँ तो ये ई नॉट नीचे आएगा और ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू तो आएगी। सही है, बात समझ में आ रही ना? देखो ध्यान से भाई, ध्यान से फिर से देखो, के की जगह ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, तो ये आएगा ई नॉट यहाँ पर, उसके नीचे आएगा ये वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये जो ई नॉट यहाँ आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो वही देखो। सही है, अब क्या करो, ई नॉट क्या करिए फिर से, ठीक, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर के की वैल्यू उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ई नॉट कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वैल्यू हो गई वी की। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो सकता है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस हो जाता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब मुझे ना ये V की वैल्यू यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ई नॉट की जगह Q लेके आओ। ई नॉट की जगह Q कहाँ था, ये रहा, ई नॉट की जगह Q था, लेके आओ इसमें, यहाँ रख दो। ई नॉट की जगह लेके आओ, यहाँ है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। मैंने क्या किया, एक वैल्यू मेरे पास ई नॉट की थी क्यू के फॉर्म में, मैं उसको लेके आया, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ क्यू ऑलरेडी है और मुझे वी की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या ये Q से Q कैंसिल हो गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये एक वैल्यू आ गई। हाँ भाई समझ में आई, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? समझिए इसको पहले, अभी थोड़ा आगे बढ़िए, अभी तो कुछ मज़ा नहीं आया इसमें, अभी कुछ सीखने को नहीं मिला, मज़ा नहीं आया इसमें। अभी हमने क्या किया है समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, उसके बाद जो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो ये आया, ये बाद वाला है। पहले वाला कौन सा है, C नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था ना तो ये होगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया तो ये हो गया। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने किस थिकनेस का रखा था, T। एक काम करो, क्या ये पूरा भर के रखा था, भर दो, जब भर देंगे तो T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, D के। वेरी गुड, इफ़ यहाँ पर हो जाए इफ़ T इज इक्वल टू D, लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या होगा भाई, कि जो है उसकी थिकनेस उसके गैप के, पैरेलल प्लेट के जो डिस्टेंस है, गैप है, उसके बराबर होगी, ये लैंग्वेज होगी। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, T इज इक्वल टू D, वैल्यू रखो यहाँ पर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस T अपॉन K। ये तो खत्म हो गया, ये आ जाएगा D और D चला गया ऊपर, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T की जगह D रखोगे ना, ये भी तो D होगा, ये भी तो D होगा, D इंटू K। सही है। अब देखो कुछ ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D देखा देखा लग रहा है क्या, हाँ ये आ गया यहाँ से C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के, C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के। इससे क्या मिला कुछ हमें,
क्या पता चला? रेशियो पता चला, वो तो पता चला। इससे एक चीज़ पता चला कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड था, पहले कितना था? 5 माइक्रोफैरड। उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देने पर उसके कैपेसिटेंस बदल जाएगा, और वो कितना होगा? वो हो जाएगा के टाइम्स। यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे उसका के टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर? एक तो ये मिल गया, है ना? अच्छा, क्या ये इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा? तो डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। आप रखेंगे ना, इंक्रीज़ करेगा। क्यों? देखो एक बात बताओ, यहाँ पर वो जो के की वैल्यू कितनी थी? ये रहा के है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन ईपी, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही तो होगी। अरे अगर एप्सिलॉन नॉट 5 है तो नीचे 5 माइनस 2 होगा कुछ, तो इसकी तो वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या करेगा? ये 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी हमेशा क्या होगा? C इज़ ग्रेटर देन C0। यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। और कितना इंक्रीज़ करती है? के टाइम्स। क्लियर? दूसरा, के का यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी आ सकता है, C/C0। C/C0, ये एक डेफिनेशन भी यहाँ से देते हैं लोग, वो तो सिंपल एकदम है, आप दे सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़? इंक्रीज़ करेगी। और कितना टाइम्स? के टाइम्स। वेरी गुड। चलिए नोट कीजिए इसको अब। सो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कि अब हमने कैपेसिटर के बीच में, ध्यान दीजिए भाई, लिखना बंद करिए, पहले समझ लो फिर नोट करना। अब हमने कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब यानी इंसुलेटर नहीं रखा, हमने यहाँ पर रख दिया एक कंडक्टिंग स्लैब। क्या रख दिया? कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, एक बात बताई जाती है ना, जब गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि जब बहुत तेज़ बिजली चमक रही हो, है ना, तो क्या करना है? ये कार के अंदर घुस जाओ, क्योंकि कार के अंदर ज़ीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। देखो कैसे लगेगा। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, जो बोलता जा रहा हूँ सिर्फ वही समझना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ऊपर से नीचे की तरफ। क्या लगा? ऊपर से नीचे की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। वो कितना है? E0। अब हमने ले लिया एक कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब में जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, लेकिन चूंकि ये एक कंडक्टर है तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ था, लेकिन ये चूंकि एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जैसे कार के अंदर नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? वो सिर्फ इतने पर है और इतने पर है। क्लियर? क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। तो नेट भी ज़ीरो होगा, नेट भी ज़ीरो। अब प्रोसीजर वही फॉलो कर रहे हैं कि विदाउट जो स्लैब है वो कैपेसिटेंस कितना है? ये हो गया। सेम प्रोसीजर विदाउट स्लैब, ε0 A/d। अब इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बात कीजिए, वो कितना होगा? σ/ε0, वेयर सिग्मा इज़ द चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ से चार्ज अपॉन एरिया रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ε0 की वैल्यू Q/A/ε0। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए समझने वाली बात, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ज़ीरो। जब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या हुआ? इसके अंदर ज़ीरो हो गया। अब जो हम पोटेंशियल लिखेंगे वो सिर्फ किसकी वजह से लिखेंगे? इनकी वजह से लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस, कितना होगा भाई? d-t। ठीक है? अब t वाला ख़त्म हो गया, अंदर तो है ही नहीं। यानी पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम? पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल क्या लिखते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर रहा है? ई नॉट, ई नॉट इंटू डिस्टेंस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग यहाँ से किस में फॉर्म में ले आते हैं? चार्ज के फॉर्म में। वो आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। अब इसके बाद क्या करते हैं? देखो वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पोटेंशियल के बाद क्या फाइंड किया था? कैपेसिटेंस। तो यहाँ लिखो कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस कौन सा है भाई? स्लैब के साथ या स्लैब के बिना? स्लैब के साथ। तो ये होगा, हाँ, तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो जो विदाउट स्लैब था वो C नॉट था। Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। Q से Q कैंसिल, C आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ध्यान दो ज़रा, सीखने वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, ध्यान दो। एक काम करते हैं, इसमें मॉडिफाई करते हैं। हम एक फार्मूला में लेके आना है। कैसे करें देखो, समझो। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू D अपॉन D माइनस टी कर सकते हैं। D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो D कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी ना। क्यों किया इसकी मतलब समझो। क्या तुम्हें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कहीं याद आ रहा है? C नॉट की वैल्यू, तो C इज इक्वल टू C नॉट इंटू D अपॉन D माइनस टी। क्या आया? C नया कैपेसिटेंस, C नॉट पुराना कैपेसिटेंस। C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्लैब। C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट स्लैब, है ना। और ये हो गया D अपॉन D माइनस टी। इसकी जगह पिछली बार आया था K, वहाँ पर हो गया था K टाइम्स, इस बार हो गया D माइनस अपॉन D माइनस टी। अच्छा बताओ, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। ऊपर D है, नीचे D माइनस टी है, नीचे तो कम हो गया ना, तो क्या होगा? 1 से ज़्यादा। इसका मतलब इसमें भी क्या है कि C क्या होगा भाई? ग्रेटर देन C नॉट। तो समझ में आ रहा? C इज़ ग्रेटर देन C नॉट। और कितने टाइम्स? D अपॉन D माइनस टी टाइम्स। यानी जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डायरेक्टली नहीं, कंडक्टिंग स्लैब को उसके अंदर रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? D अपॉन D माइनस टी टाइम्स। एकदम क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको अब।